ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में ना अपन ने लेंस का नियम देखा था। मैं एक बार थोड़ा सा उसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा से कि क्या था। तो लेंस का जो नियम है ना, लेंस लॉ, ये बेसिकली ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। और ये केवल इतना कह रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित होता है या धारा प्रेरित होती है, तो ये नियम कहता है कि वो जो धारा प्रेरित होगी या जो ईएमएफ प्रेरित होगा वो इस प्रकार प्रेरित होगा कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। बात इतनी सी है। मतलब अगर आप फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये इस प्रकार से प्रेरित होगा कि फ्लक्स घट जाए, और फ्लक्स घट रहा होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और सिंपल भाषा में अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने फ्लक्स को मान लो बढ़ाना शुरू किया, तो फ्लक्स को बढ़ाने पर जो आई इंड्यूस्ड होगा यानी प्रेरित धारा जो होगी, वो प्रेरित धारा क्या करेगी, फाई एम का विरोध। क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो घटाने के लिए विपरीत दिशा में लगेगी। ठीक, और इसी की जगह अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये जो फाई एम है ना, ये बढ़ने की जगह घट रहा है, ठीक, ये परिवर्तन का विरोध करता है। तो यानी कि अगर फ्लक्स घटा तो उसको बढ़ाना चाहेगी, बढ़ाने के लिए प्रेरित जो धारा है वो फाई एम को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। क्या फाई एम में सपोर्ट और विरोध समझ में आती है बात? यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करना और फ्लक्स का विरोध करना दो अलग अलग बातें हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश की तो ये क्या करेगी, इसका विरोध करेगी ताकि उसे घटा पाए। पर अगर आप फ्लक्स को ही घटा दे रहे हो तो ये उसको बढ़ाने के लिए उसको क्या करने लग जाएगी, सपोर्ट करने लग जाएगी। क्या बेसिक पॉइंट समझ में आता है? आप इसको एक बार लिख लो अपनी लैंग्वेज के अंदर फटाफट से, फिर अपन ने इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके 4 से 5 सेट ऑफ एग्जांपल है अलग अलग, और 20 से 25% क्वेश्चन इस चैप्टर के केवल इतने से पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। तो इसको अच्छे से समझ लो, फिर अपन एक एग्जांपल उठाते हैं। फटाफट लिखो इसको। ये कल वाली क्लास में क्वांटिटेटिव में लिख लेना ना। हाँ भाई, लिख लिए दोनों पॉइंट सबने? किसी के लिए रुकना तो नहीं है? ठीक है बेटा, ध्यान देना प्लीज है ना थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो सेट ऑफ एग्जाम्पल अपने लिए है वो है कॉइल प्लस मैग्नेट। मतलब हमारे पास कोई एक कुंडली है, बेटा कुछ भी लिखना नहीं है, बस ध्यान देना, एक कुंडली है और एक चुंबक है। इन पैटर्न को कैसे हैंडल करना है वो तरीका अलग होगा, कुंडली प्लस कुंडली को कैसे हैंडल करना है वो तरीका अलग होगा, कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में जाएगी तो उसका पैटर्न अलग होगा। तो तीनों अलग अलग चीजें अपन सबसे पहला देख रहे हैं अभी। तो हमने कहा कि भाई कॉइल प्लस मतलब कुंडली प्लस मैग्नेट का मतलब ये हुआ कि अपन एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक वृत्तीय कुंडली है और हमने क्या किया, एक कोई चुंबक ली इस प्रकार से। ये चुंबक नॉर्थ, ये मान लो क्या है साउथ, ये हमें दिया हुआ था, और इस चुंबक को नीचे गिराया गया, ये नीचे जा रही है। ठीक है, अभी ये कुंडली रखी थी और एक चुंबक ऊपर से छोड़ दी गई। हमें इसमें पहले क्या पूछा जाएगा कि भाई अगर ये नॉर्थ है यानी उत्तर है तो इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ क्या बनेगा, इसमें धारा की दिशा क्या होगी, इसका जो त्वरण होगा वो जी से कम होगा कि ज्यादा होगा। ये तीन अलग अलग सवाल हमसे पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। अपन देखते हैं कैसे करेंगे। इस तरह के पैटर्न को आसानी से करने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले तो आप अज्यूम करो कि भाई जो होना है उसका विरोध करना है। ये नॉर्थ इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो ये क्या बोलेगा कि भाई दूर जाओ, धक्का देगा। धक्का देने के लिए नॉर्थ के पास क्या बन जाना चाहिए, नॉर्थ। सही है कि नहीं है? मतलब क्या मैं ये बोल दूं कि अगर इधर नॉर्थ है तो मेरे को पुश करने के लिए नॉर्थ बनना है, इधर क्या बनना है, साउथ बनना है। और ऐसा करने पर
क्या एक ऊपर की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण जैसा बन गया साउथ से नॉर्थ? द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा कहां से कहा जाता है? साउथ से नॉर्थ। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये बन गया साउथ से नॉर्थ की ओर, एक तरह से चुंबक बन गई कि नहीं बन गई? अब कोई बोले कि ऊपर से कौन सा ध्रुव बन रहा है? उत्तर, नॉर्थ। नीचे से ध्रुव कैसा बन रहा है? साउथ। अब बोलेगा धारा की दिशा बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर है तो क्या धारा ऐसे घूमनी चाहिए क्या? सिंपल है एकदम। तो धारा ऐसे घूमी तो ऐसे बाहर निकलेगी, यानी क्या हम बोले कि धारा जो है वो सॉरी, धारा ऐसे अंदर जाएगी और इस तरफ से बाहर निकलेगी, या अपन ऐसे बना सकते हैं। क्या सही है? कोई डाउट हो तो बताओ। तो अपने को क्या पता लग गया भाई? प्रेरित धारा इस तरह से होगी, आई इंड्यूस्ड, आई एन डी मतलब प्रेरित। बोले अच्छा विभव का भी बताओ क्या हाल है? तो भाई धारा अगर ऐसे घूम रही है तो जो सेल बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये अपने को क्या मिल गया? ई इंड्यूस। क्या तीनों चीजें पता लग गई? और सवाल को घुमाएगा तो कैसे बोलेगा कि ऊपर से देखने पे धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? तो मुझे दिख रहा है कि धारा ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ऊपर से देखने पे घड़ी के विपरीत दिशा में। क्या बात समझ में आती है? नीचे से देखूं तो देखो धारा ऐसे ऐसे घूम रही है, तो घड़ी की दिशा में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का क्लियर है? श्योर? कोई भी डाउट? ठीक। लास्ट क्वेश्चन, इस पे त्वरण पे क्या प्रभाव होगा? मैं कह रहा हूं ये नीचे जा रहा था, मान लो कितने से? जी से। बोले ठीक है भाई, जी से नीचे जा रहा था। ये नॉर्थ नॉर्थ को पुश करेगा तो क्या ऊपर एक बल लगाएगा? तो क्या ऊपर एक त्वरण लगा देगा? उस वजह से इसका जो जी इफेक्टिव आएगा वो कुछ जी माइनस ए आएगा, या अपन डायरेक्टली लिख दें कि जी इफेक्टिव जो आएगा वो जी से क्या आएगा? कम। कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया अपना मान लो पार्ट 1। एक एग्जांपल लिया अपन ने, इसको यहां रख देते हैं। ठीक है, ये अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये चुंबक थी अपने पास। फिर से वही कहानी, अब की बार जब ये नीचे चला जाएगा तो क्या इधर साउथ और इधर नॉर्थ बनेगा? ठीक, ये तो चुंबक का ही है भाई। ये चुंबक जब नीचे पास कर गई तो नीचे आते आते साउथ ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ नीचे। और ये चुंबक अब हमें दूर जाते हुए दिखाई देगी। ठीक, कोई डाउट इसके अंदर? हमने कहा अब ये चुंबक दूर जा रही थी, अगर दूर जा रही थी तो पास लाने के लिए क्या करेगा? आकर्षण। आकर्षण करेगा तो साउथ के पास क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। यानी यहां बनेगा नॉर्थ, यहां बनेगा साउथ। क्या फिर से एम साउथ से नॉर्थ ही आएगा? यानी नीचे आ गया। नीचे आ गया तो क्या धारा ऐसे घूमेगी? कोई डाउट हो तो बताओ। धारा यदि ऐसे घूमेगी तो क्या मैं कह सकता हूं कि धारा अगर ऐसे घूम रही है, ऐसे बना सकता हूं। ये अपने को पता लग गया आई इंड्यूस्ड। देखो अभी इनमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस काफी बनते हैं इसके ऊपर। और अगर मुझे सेल बनाना है तो अब की बार ऐसे बन जाएगा। ठीक। अच्छा, जी की बात करेंगे त्वरण, तो त्वरण तो नीचे है ही जी। नीचे जा रहा था, नॉर्थ साउथ को ऊपर खींचेगा, तो एक त्वरण क्या ये ऊपर की ओर लाएगा? अगर ऊपर की एक त्वरण आ गया तो हम कह सकते हैं इसके अंदर फिर से जी तुल्य अब की बार लेस देन जी आएगा। क्या बात समझ में आती है? मतलब अगर आप एक वृत्तीय लूप में से चुंबक को गिरा दो तो उसका नेट त्वरण जी से घट जाता है, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से और नीचे जा रही हो। क्या बात समझ में आती है? धारा की दिशा जरूर विपरीत होती है, पहले धारा ऐसे घूम रही है, फिर धारा ऐसे घूम रही है। कोई डाउट? पक्का? तो देखो धारा की दिशा दोनों केस में त्वरण पे प्रभाव, और उसके साथ साथ ये जो ई है इसका, और कौन सा पोल या ध्रुव बन सकता है। इतना क्लियर हो गई बात? ठीक, और देखो जरा, और इस पे क्वेश्चन अपने को क्या मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा बेटा इस पे क्वेश्चन अपने को मिलता है ग्राफ। इसमें अपने को बोलेगा कि भाई ई और टी के बीच में ग्राफ बनाओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के बीच में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो मैं बना के बता रहा हूं, एक मिनट रुको।
ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, समझे? मैं तुम्हें सिंपल लॉजिक बता देता हूं उसके पीछे, ऑल्दो थोड़ा सा टिपिकली है, फिर भी सिंपल लॉजिक देख सकते हो कि भाई ये जब नीचे जा रहा है तो सबसे ज्यादा सामर्थ्य कहां पे होता है? नॉर्थ और साउथ, समझते हो? एक बार नॉर्थ कुंडली से पास करेगा और एक बार साउथ, उस समय पर सबसे ज्यादा क्षेत्र होगा, तो क्षेत्र की वजह से फ्लक्स भी ज्यादा होगा, तो परिवर्तन की दर भी क्या रही होगी? ज्यादा। इस वजह से ई इंड्यूस्ड जो रहता है वो 2 बार अधिकतम मिलता है। और कोई भी चार चीज अगर परिमाण में 2 बार अधिक मिल रही है तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। क्या बात समझ में आ गई? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया, उसमें भी ये ए हुआ ये बी हुआ, होने को और भी एग्जाम्पल आएंगे। अभी जैसे ये एक सिंगल कुंडली है, अब इसी की जगह अपन क्या बनाएंगे? एक परिनलिका, फिर अपन बनाएंगे एक हॉलो पाइप। ये 3 केसेस निकल के आते हैं कुंडली प्लस मैग्नेट के अंदर भी। क्लियर है मेरी बात? और ये सब समझने का बेटा, ये रट नहीं सकते आप। तो मेरे हिसाब से एक बार इसको कॉपी कर लो इतने पार्ट को, फिर उसके बाद अपन अगला परिनलिका और हॉलो पाइप लेते हैं। लिखो इसको जरा। ये क्वेश्चन समझ गए ना कौन कौन से है? मैं एक बार फिर भी तुम्हारी सहूलियत के लिए यहां लिख दे रहा हूं कि क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। सुनना प्लीज। एक तो धारा की दिशा, कौन सी धारा? ऑफ कोर्स प्रेरित धारा। दूसरा प्रेरित ध्रुव। तीसरा त्वरण पर प्रभाव, ठीक। चौथा ग्राफ। बेटा कोई डाउट? इसके अलावा तो बस यही चीज है अपने पास जो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। कॉपी करो अब, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, सुनो जरा, अगला एग्जाम्पल सुनना। अगले एग्जाम्पल में जैसे लेट्स से पहला एग्जाम्पल ले लिया एक परिनलिका, फिर दूसरा एग्जाम्पल एक हॉलो सिलेंडर जैसा ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, बेटा प्लीज समझो। इस केस में क्या किया हमने? एक मैग्नेट ली, चुंबक, वही नॉर्थ साउथ बना दिया और इसको इसके अंदर से गुजारा ऐसे, ठीक है? तो अब की बार अगर हमसे पूछा जाए कि भाई क्या होगा, तो जब ये एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। जब एक बार अंदर एंटर कर गया, अब तो फ्लक्स पूरा उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि पूरी चुंबक इसके अंदर आ गई। फिर जब बाहर निकलेगा तो वापस से क्या होगा? फ्लक्स कम होने लगेगा। तो अब की बार अगर हमको ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, ग्राफ किस किस के बीच में? ई और टी के बीच में। एक तरफ ई इंड्यूस्ड और एक तरफ टी। तो अब की बार जो ग्राफ आएगा, देखो जब ये अंदर जा रहा होगा ऐसे आएगा ईएमएफ, उसके बाद जब पूरा अंदर है तो इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं, और फिर वापस सेम चीज रिपीट। तो यानी पहले वाले ग्राफ में और इसमें इतना सा फर्क है कि वहां एक ही कुंडली थी तो क्रॉस कर रहा था उसको, तो इसलिए ये वाला पार्ट आया ही नहीं। यहां पर क्या हुआ? जब ये एक मैग्नेट कंप्लीटली इसके इनसाइड थी, क्या उस वक्त हमको ई इंड्यूस्ड जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो इस वजह से हमने देखा कि भाई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ई इंड्यूस जीरो आ गया। फिर वापस जब बाहर निकलेगा तो सेम स्टोरी। कोई भी डाउट इसके अंदर? ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर सी। लिख लेते हैं अपन इसको। डी देखना जरा, हॉलो पाइप। ध्यान से सुनना, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और भी है। तो हमने कहा जैसे हमारे पास मैग्नेट थी, हमने एक मैग्नेट ले ली और इस मैग्नेट को गिरा दिया इसके अंदर, वही नॉर्थ साउथ इस तरह से। अब ये मैग्नेट जब कंप्लीटली इसके अंदर आ चुकी होगी, ठीक है भाई, ये इसके जब अंदर जाने लगेगी तो क्या ऊपर की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा इस मैग्नेट पे?
यानी इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो नीचे क्या लग रहा है, जी, और नीचे जी लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ए लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट। पर क्योंकि जी ए से ज्यादा है तो इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी, चाल बढ़ेगी तो फ्लक्स परिवर्तन फटाफट फटाफट होगा, वो बढ़ेगा तो ई इंड्यूस क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ए इंड्यूस बढ़ेगा तो आई इंड्यूस बढ़ने लगेगा, आई इंड्यूस बढ़ेगा तो ए बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जब मैंने बताया था कि आसमान से पानी की बूंद गिरती है तो धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद क्या हो जाती है, नियत, सीमांत वेग कहते थे उसको। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी चलता है। यानी यहां पर भी हमसे जब पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर यदि मुझे जी इफेक्टिव की बात की जाए तो जी इफेक्टिव हम बोलेंगे कि ये कम होते होते अंत में जीरो होगा। क्या सही है? और बिल्कुल इसी तरीके से चाल की बात करें, बढ़ते बढ़ते अंत में नियत होगी। कोई डाउट है इसके अंदर? और जब नियत होगी तो उस चाल को सीमांत चाल कहेंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, क्लियर है बात? श्योर। इसीलिए यहां पे देखो क्षैतिज में बनाया था, क्षैतिज में बनाया था तो आप ग्राफ बना पाओगे, इसके अंदर ऐसी कहानी ही नहीं होगी, इसके अंदर तो कॉन्टिन्यूसली ये ग्राफ बनते ही जाएंगे। समझ गए बात को? तो अगर आपको एक परिनलिका जैसी दी जाए तो सवाल जो पूछा जाएगा वो ई वर्सेस टी ग्राफ पूछा जाएगा, जैसा पिछली वाले था, बस एक की जगह खूब सारी कुंडलियां बना दी। दूसरा, जब हॉलो पाइप में से गिराया जाएगा तो ये नेट पूछा जाएगा कि जी पे क्या प्रभाव आएगा, नेट इफेक्टिव पे, और वी पे क्या प्रभाव आएगा। तो त्वरण घटते घटते जीरो और चाल बढ़ते बढ़ते नियत। क्लियर है बात? कॉपी करो फटाफट से, ये कॉपी करो, फिर इसके बाद अपन अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। किसी के लिए रुकना है? ठीक है, मैं तब तक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं एक तरफ, ठीक है? अगला एग्जाम्पल है कॉइल प्लस कॉइल। चलो स्टार्ट करो बेटा। देखो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब कॉइल प्लस कॉइल की बात करें तो मैंने क्या किया, एक ही एग्जाम्पल में अपन दोनों चीज देख लेंगे एक ही बार में। हमको कुंडलियां दे रखी थी 3 अलग अलग, और बोला गया कि अब बताओ कि क्या होगा। उसमें ना हमें ये चीज दे रखी है कि भाई इसके अंदर धारा इस तरह से ऑलरेडी प्रवाहित हो रखी है। क्या बात समझ में आती? ये डबल एरो हमेशा बाहर की तरफ के लिए, तो ये बाहर की तरफ ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा किया और अब हम इस कुंडली को इस तरफ लेके गए, ये इसको हमने चाल दे दी, ऐसे समझ लो तुम तो। कोई डाउट? तो ये इधर जाने लगा। अब बताना इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अगर मैं फंडामेंटल से जाऊं ना तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा, फिर फ्लक्स देखना पड़ेगा और बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, वो तो अपन नहीं करना चाह रहे ज्यादा तो अपन क्या करते हैं, सिंपल लॉजिक यूज करते हैं कि भाई तुम इसको इसके पास लेके जा रहे हो, उसकी आदत है हर चीज को क्या करना, विरोध करना। तो तुम जब पास लेके जाओगे तो उसे वापस धक्का देगा, वापस धक्का देगा मतलब प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कब होता है दो समांतर तारों में? जब धारा की दिशा विपरीत हो।
लिखवाया था ऐसा। तो यानी कि जब इसको पास लेके जाओगे तो प्रतिकर्षण के लिए क्या ये विपरीत दिशा में प्रेरित करेगा क्या? कोई डाउट? और इससे लेके जा रहे हो दूर, ये बोलेगा नहीं पास आओ। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आकर्षण। आकर्षण के लिए सेम धारा। ऐसा करने से अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए बात को? तो सिंपल लॉजिक क्या होगा कि जब दो कुंडलियां दी हुई हो तो जिस कुंडली के पास लेके जाओगे उसके तो विपरीत में प्रेरित करा दो, और जिससे दूर लेके जा रहे हो उसकी दिशा में प्रेरित करा दो। खत्म। 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कोई बोले कि ये भी बताओ कि अगर धारा इधर है, इधर नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा? और मुश्किल करना चाहे कोई टेंशन नहीं है। धारा ऐसे जा रही है, जिधर धारा जा रही है उंगलियां घुमाओ, अंगूठा इधर आ गया, यानी एम इस तरफ आया। एम इस तरफ आएगा तो एम कहां से कहां जाता है? साउथ से नॉर्थ। सही है। इस तरफ देखेंगे तो धारा कैसे जा रही है? इस तरफ। इस तरफ जा रही है तो इधर, तो साउथ से नॉर्थ। कोई डाउट हो तो बताओ। अरे भाई साहब क्लियर? चलो धन्यवाद। कॉपी करो। ऑल्दो ये साउथ नॉर्थ बहुत रेयरली पूछेगा, पूछे तो बता सकते हैं अपन। चाहो तो लैंग्वेज में ऐड करना हो तो ऐसे लिख देना, ये कुंडली 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। 2 को राइट में ले जाने पर 1 और 3 में कौन सी धारा बोलते हैं? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, चलो कॉपी करो जरा इसको, फिर अपन तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखता हूं, फिर सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, इसमें ना 2 पॉइंट है ना, अच्छे समझना। हमारे को यहाँ पे बोला गया है कि प्रेरित धारा और ईएमएफ की दिशा बतानी है, और 3 अलग अलग कुंडलियां दे रखी है, और एक वो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी, उसके अंदर से जा रही है। तो पहला जो केस है अगर ध्यान से देखेंगे तो कुंडली एंटर कर रही है। एंटर कर रही है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। इससे पहले जो कुंडली प्लस कुंडली या कुंडली प्लस चुंबक थी उस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम कह रहे हैं जब ये एंटर करेगा तो अपने को बताना है आई इंड्यूस कहाँ होगा, ए इंड्यूस कहाँ होगा। हम कह रहे हैं ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है, हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, कुंडली अंदर बढ़ेगी तो ये फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत अच्छी बात, फ्लक्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो आप सपोर्ट करोगे कि विरोध करोगे? विरोध करेंगे तो जिधर है क्या उसके ऊपरी विपरीत दिशा में इंड्यूस करें। यानी इससे ये पता लग गया कि, अरे रुक जाए यार, इससे ये पता लग गया कि इस तरफ क्या होगा? बी प्रेरित, बी के विपरीत। सिंपल। बी प्रेरित अगर बाहर है तो अपने को पता है कि इधर है तो धारा ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ये लो, कितना आसान सवाल है। धारा घूम गई, यानी पता लग गया अपने को आई इंड्यूस, और ई इंड्यूस के लिए अपन सेल बना देंगे भाई, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के अंदर। लॉजिक से समझोगे ना तो बिल्कुल आसान है। अब तुम नियम कायदे पे जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर समझ में आती है बात? इसकी बात करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे जा रही है, तो आप बताओ फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? नियत रह रहा है। बढ़ेगा घटेगा कैसे? जितना क्षेत्रफल है उतना ही है, और बी अंदर ही है, तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर ही तो लिखोगे बार बार। तो जब इसके अंदर ई इंड्यूस है ही नहीं, मतलब फ्लक्स परिवर्तित ही नहीं है, तो ई इंड्यूस 0। बात ही खत्म। इसकी बात करते हैं। इसके अंदर ये कुंडली बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, अपने को पता है कि ये रहा बी, ठीक। और ये क्या हो रहा है? बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा कि बढ़ेगा? फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घटेगा तो सपोर्ट करेंगे क्या? पुश सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए जिधर अपना बी पहले से था अपने को उसी दिशा में क्या करना पड़ेगा? प्रेरित। अंदर प्रेरित करना है तो अंगूठा अंदर, तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी। ये आ गई अपनी धारा की दिशा। ये सेल। कितना आसान है यार।
मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल हल्के हल्के चैप्टर है, कोई दिक्कत? ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई ये नियत रहेगा कि नहीं, अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है सवाल, 4 अलग अलग आकृति कुंडलियां, पूछा जा रहा है कि कौन से में नियत रहेगी, और हर साल ये डाउट बच्चे पूछते ही पूछते हैं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं तुमको, भाई अगर ये चलेगा, तुमने थोड़ा सा वो ध्यान है, गतिमान ईएमएफ करके BVL 12th क्लास इसी चैप्टर में, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई अभी आगे आएगा, अभी बताया नहीं है पर क्वेश्चन यहीं पे निकाल लेंगे। L लंबाई का कोई भी चालक अगर गतिमान होता है V चाल से, तो BVL EMF प्रेरित होता है उसके अंदर। यहां पर क्या है, देखो हमेशा लंबाई क्या रहेगी, समान, लेकिन यहां लंबाई क्या रहेगी, देखो ये वाली ज्यादा है, फिर थोड़ा आगे जाके तो और ज्यादा होगी, जब ये हिस्सा आएगा तो छोटी हो जाएगी, ऐसे ही तो होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तित होती है, और इसके अंदर परिवर्तित नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहां E इंड्यूस्ड है, ठीक है, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, मानता हूं, यहां जो E इंड्यूस्ड है वो क्या रहेगा, नियत, और यहां जो E इंड्यूस्ड है वो परिवर्तित, यानी नियत नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रेक्टेंगल यानी आयत हो गया, वर्गाकार होता तो नियत रहता, वृत्त हो गया, एलिप्स हो गया, दीर्घवृत्त, तो नियत नहीं रहता, बदलता जाएगा ये, ठीक है। अब कॉपी कर लो एक बार इसको अच्छे से। अब इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो ये तुम कॉपी करो, फिर मैं बोर्ड पे 3-4 न्यूमेरिकल्स लिखूंगा, तुम उनको ट्राई करना, फिर आगे बढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। चलो देखो जरा, है ना, तो ये वो 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिए, बेसिकली 5 न्यूमेरिकल्स डिफरेंट पैटर्न्स के। तो आप एक एग्जाम्पल समझना कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से समझना थोड़ा। पहला पैटर्न सबसे हल्का, इसमें आपको सीधे सीधे B दे दिया 2t², त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर, और वृत्तीय लूप दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई E प्रेरित निकालो। वैसे तो फॉर्मूला -dφ/dt होता है, करेक्ट। अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो E का परिमाण, क्या परिमाण लिखने के लिए माइनस लगा दूं या ना भी लगाऊं, बाद में एक साथ लिख देंगे, -d/dt। d/dt में B का मान कितना है मेरे पास, 2t², और क्षेत्रफल क्या, πr², r 5 और बाय 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो बताओ। यहां से अगर अपन देखें तो -5 5 25, 25 2 50, यही आएगा ना। तो 50/2, 25 दूना 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अच्छा, t² का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2t। यहां से 50 से 100 कटेगा, ये बीच में 100 इंटू 100 है शायद, ठीक। 50 से 100 कटे, 50 दूनी ये और ये हटा दूं, कितना आ गया, -t/100। कौन सा पाए, ये रहा ना पाए यार, देख ये रहा, कहाँ जाएगा भाई, यार हल्के में ले रहा है तू, सवाल हल्का है ये कितना है, -t/100, और किसके अंदर आएगा, वोल्ट। कोई डाउट यहां तक, ठीक। तो ये अपना पहला सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, हमें बोला गया है कि एक वृत्तीय लूप ही है, B अब की बार कांस्टेंट यानी नियत दिया है, लेकिन अब की बार क्या बोला है कि जो वृत्तीय लूप है ना, वो इस क्षण पे तो 2 सेंटीमीटर है, पर इसकी त्रिज्या समय के साथ बदल रही है, और लिखा हुआ है -1 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब माइनस मतलब ये सिकुड़ रही है, और कितनी देर से सिकुड़ रही है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से, यानी एक तरह से क्या ये dr/dt दे रखा है अपने को, ठीक। हमने कहा कि भाई इसके अंदर बताना है E, तो मैं लिखता हूं E प्रेरित बराबर -d/dt। अच्छा, एक चीज बेटा अपन और मिस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्या चीज मिस कर रहे हैं, ध्यान देना एक बार ना। कोई बता सकता है कौन सी चीज मिस की है? मैं बता देता हूं, एंगल भी लिखना पड़ेगा अपने को, B इंटू ए। B कहां पर है, अंदर, क्षेत्रफल का है बाहर, तो क्या साथ में cos 180 भी आएगा, तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। चलो अब इधर ध्यान रखेंगे, तो B की जगह क्या लिखे अपन, 20 इंटू क्षेत्रफल अपने पास कितना आएगा, पाई
आर स्क्वायर, यही है। अभी अपन ने पाई आर स्क्वायर लिखा है और साथ के साथ cos 180 लिख दे। cos 180 माइनस को हटा देगा तो ये बन जाएगा प्लस 20 पाई अपना बाहर आ जाएगा, बच गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का अवकलन क्या 2r और चेन रूल से क्या dr बाई dt आएगा क्या? कोई समस्या तो नहीं? यहां तो कांस्टेंट था इसलिए दिक्कत ही नहीं आई, यहां पर वेरिएबल था इसलिए अवकलन करना पड़ा। अब ये 20 दूना 40 पाई, आर का मान कितना है 2/100 और dr बाई dt 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, मतलब 10 की पावर -3। ऐसा करने पे अपने को किसमें मिलेगा? वोल्ट। कोई भी डाउट? क्लियर सेकेंड पैटर्न। तो पहला तरीका क्या हुआ ई इंड्यूस करने का कि क्षेत्र को बदल दिया, समय के साथ बी को बदला। दूसरे केस में क्या किया? क्षेत्रफल को बदल दिया। करेक्ट? कैसे? इसको सिकुड़ करके। कोई डाउट? तीसरा पैटर्न, अब की बार एक नियत अपने को कुंडली दे रखी है आयतकार, एल और एक्स दे रखी है। ठीक, हमें कह रहा है एक्स इस क्षण पे है, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाएगा ये एक्स का मान बढ़ने लगेगा। करेक्ट? अपने को कह रहा है बताओ इसके अंदर कितना ई इंड्यूस आएगा। तो क्या मैं इस क्षण पे इतने क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालूंगा क्या पहले? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ई इंड्यूस्ड बराबर ई इंड्यूस यानी प्रेरित बराबर, बेटा ध्यान दो, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक, बी की जगह क्या लिखेंगे? बी। क्षेत्रफल की जगह क्या लिखूं? इतने पार्ट का क्षेत्रफल लूंगा जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, यानी कितना लिखूंगा? एल इंटू एक्स। साथ में क्या कॉस 180 लगा दे, कॉस 180 और -1 हट जाएगा। बी एल क्या बचेगा? डी एक्स बाई डी टी। एल तो नियत है बाहर आ जाएगा, बी भी नियत है बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी बचा। डी एक्स बाई डी टी क्या सीखा है आप लोगों ने? वी, चाल। कोई दिक्कत? यानी ये क्या आ गया? बी एल वी। याद आया? मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मैं यही कहना चाह रहा था। कोई भी डाउट इसके अंदर? ये तो हो गया अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, मैं मान लो दिशा भी पूछ लेता तो अपन कैसे करते, ध्यान देना। दिशा के लिए क्षेत्र बढ़ रहा है, अरे हाँ, तो प्रेरित इसी दिशा में होगा कि विपरीत में होगा? विपरीत में। विपरीत में मतलब डॉट लगा के प्रेरित होगा। बी इंड्यूस बाहर, तो क्या धारा ऐसे जाएगी? कोई डाउट हो तो बताओ। अरे क्लियर है? ऐसे इस वाले में सिकुड़ रही है तो फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सपोर्ट, सेम डायरेक्शन में। तो क्रॉस में ही बी प्रेरित हो जाएगा अपना। क्रॉस में बी प्रेरित मतलब अंदर, तो धारा इस तरह से। कोई डाउट? इसके अंदर भी जैसे जैसे अंदर जाएगा क्या ये बढ़ेगा? बढ़ेगा तो प्रेरित अपने को क्या करना पड़ेगा? विपरीत। कोई दिक्कत? ऐसे घूमेगा तो क्या धारा ऐसे जाएगी? कोई डाउट इसमें? अरे पक्का क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, एक बार ये कॉपी कर लो मेरे हिसाब से, है ना? एक बार ये तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कॉपी कर लो, फिर 2 सवाल और हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ सवाल और हैं फिर वो देखेंगे। ठीक है, तो अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो जरा ध्यान देना बेटा, ये भी इजी है, बस ये कुंडलियां हैं। एक तो देखो तल में ही घूम रही है और एक तल के लंबवत। यहां भी अगर देखते हैं तो जो क्षेत्रफल आना चाहिए, क्या वो केवल ये वाला क्षेत्रफल लेना होगा? ठीक, देखो जरा यहां लिख देता हूं, ई प्रेरित आएगा माइनस डी बाई डी टी। बी की जगह तो आ जाएगा बी। क्षेत्रफल, इसी पे ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर ये पूरा वृत्त होता, ध्यान देना मेरी बात पे, यानी 2 पाई, तो क्या क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आता? एकांक कोण के लिए आर स्क्वायर बाई 2, पाई पाई तो कट जाएगा। तो थीटा कोण के लिए थीटा आर स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट इसमें? भाई 2 पाई पूरा कोण होता तो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई से भाग दोगे तो क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2। एकांक कोण के लिए अपने को तो कितने कोण के लिए चाहिए? थीटा कोण दिया हुआ है,
तो थीटा के लिए चाहिए ना, ये वाले के लिए, कोई दिक्कत? तो लिख दूं b इंटू थीटा r स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 180, माइनस और कॉस 180 हट गया, b r स्क्वायर बाई 2, क्या नियत है तो बाहर आ जाएंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, देखा देखा लग रहा है, ओमेगा, ये हुई बात, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय, तो कितना आसान है, समझ गए बात को? सब में एक ही फॉर्मूला चल रहा है अभी तक, इस चैप्टर में ज्यादा है ही नहीं फॉर्मूले कहानी। इस पे आते हैं, ध्यान देना अच्छे से, इस पे ध्यान देना, ए इंड्यूस माइनस डी बाय डी टी, बी की जगह बी, क्षेत्रफल क्या बी इंटू ए हो गया, अपन ऐसा करेंगे बी इंटू ए को भी ए लिख दे, कैपिटल ए, आगे का एक चीज बन जाएगा यहीं पे बी ए, और साथ में क्या बनेगा कॉस थीटा। अब की बार देखो ये यहां से यहां जा चुका है, अपने को इस क्षण पे बात करनी है, करेक्ट? ये कुंडली घूम रही है ना, तो जब थीटा घूम चुकी है तब की बात करनी है, ठीक? तो टी टाइम पे बात कर रही थी जब थीटा घूम चुका है, ध्यान देना मेरी बात पे। तो क्या उस वक्त तक ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो चुका होगा क्या? तो यहां पे अपन कॉस थीटा लगा दे, कोई डाउट? अच्छा, क्या थीटा को ओमेगा इंटू टी बोला जा सकता है? कोई समस्या तो नहीं है? यहां से देखो ये क्या बनेगा, माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस के साथ आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल से ओमेगा टी का ओमेगा, ये बन जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ प्लस हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है बेटा? ये डीसी जनरेटर और मतलब डीसी मोटर और एसी जनरेटर दोनों में यही फॉर्मूला काम आता है, समझे बात को? अरे कोई डाउट? ठीक है ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट बार पूछ रहा हूं इसमें, ठीक है? तो आप एक काम करो, एक बार ये पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, देख लो, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लो भाई, ठीक है? तो ये दो कुंडलियां हैं जो घूम रही है, तो उनमें ई इंड्यूस निकाला था। एक बार इन दोनों को लिखो, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये एक और एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूं क्या है। आप लिखो दिए गए वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र में, दिए गए वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक वर्गाकार चालक को रखा जाए, तो उसके ए बी भाग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो उसके ए बी भाग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, ठीक है? ए बी भाग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। इधर देखना सब लोग, बेटा प्लीज ध्यान देना, ठीक है? एक बार ध्यान से सुनना, ये जो पूरी की पूरी कुंडली है, ये तो समझ आता है कि सिमेट्री से चाहे ए बी कह लो, बी सी कह लो, सी डी कह लो, डी कह लो, ये सारे के सारे एक जैसे हैं कि नहीं है? तो अगर मैं कह दूं कि भाई ए बी का ईएमएफ ई है, तो इसका भी ई ई ई ई ई ऐसे ही चलेगा। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं टोटल? 8 भाग दिखाई दे रहे हैं। यानी पूरे के पूरे वर्ग की अगर बात करें तो पूरे वर्ग में क्या 8 ईएमएफ आएगा क्या? क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 8 ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि एक तरीके से तो पूरा लूप हो गया ना अब तो अपना। तो ये कितना बनेगा? माइनस
डी बाई डी टी, फाई का मान कितना लिखूंगा, बी पाई आर स्क्वायर ही लिखूं, क्योंकि भले ये वर्ग की जो भी भुजा हो, करेक्ट, मुझे तो खाली वो क्षेत्र लेना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है, इस हिस्से में तो वैसे भी नहीं है। समझते हो बात को? तो क्या बी इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देना चाहिए? कोई डाउट है इसके अंदर? श्योर 100%? ठीक। अच्छा, इसके अलावा साथ में क्या होना चाहिए, कॉस 180, करेक्ट। ये जो बी दिया है इसको अपन लिख देते हैं, मान लो बी का वैल्यू हम ले लेते हैं 2t टेस्ला, कोई दिक्कत? तो 2t टेस्ला लिया, तो यहां से माइनस और कॉस 180 हट गया, पाई आर स्क्वायर कहाँ आ गया, बाहर, क्या बच गया, डी बी बाई डी टी। देखो अगर b अपने पास 2t है तो डी बी बाई डी टी क्या 2 आ जाएगा क्या? तो यहां पे साथ में डी बी बाई डी टी का वैल्यू आ चुका है 2, तो ये टोटल कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। पर ये क्या चीज आई है, 8e आई है, 8e आई है, तो e बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अभी तो क्या मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं तो क्वेश्चन आसान लग रहा है, पर डायरेक्ट अगर आ जाएगा ना तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लूप का पूछता तो तुरंत बता देता डी फाई बाई डी टी माइनस के साथ, लेकिन उसका किसी एक पार्ट का बोल दिया ना तो आप हमेशा देखोगे कि सिमेट्री बन रही होगी, तो जितने पार्ट एक जैसे उन सबका जोड़ लो और फिर उसको टोटल के बराबर कर दो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब बस इतना माइनस डी फाई बाई डी टी तक के न्यूमेरिकल्स है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए, ये लिख लो। अब इसके बाद अपन फिर गतिमान ईएमएफ पे चलेंगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, कॉपी करो यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब बेटा, फिर इसके बाद गतिमान ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ कहते हैं इंग्लिश में, गतिमान। ठीक है, गतिमान ईएमएफ मतलब गतिमान विद्युत वाहक बल। देखो एक बार समझना, पहली बात तो ये कब होता है, कब लगेगा। तो गतिमान ईएमएफ का मतलब हो गया जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए। गति कराया जाए तब प्रेरित ईएमएफ को गतिमान ईएमएफ कहते हैं। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लॉजिक समझ लो इसके पीछे कि ऐसा होता क्यों है। तो हम कह रहे हैं कि भाई लेट से ये अपना कोई एक चालक है और इसको अपन ने क्या किया, इसी के अंदर गति कराना शुरू किया, कितनी चाल से, v चाल से। ठीक है, सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र कितना था, b। तो भाई सबसे पहली बात तो कि इसके अंदर ये ईएमएफ प्रेरित हुआ तो क्यों हुआ, ठीक। तो यहाँ पे प्रेरित ईएमएफ का कारण क्या है कि इसके अंदर ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट? और जब ये चालक गति करेगा तो इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी क्या v चाल से गति करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी गति करने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और उनको चाल होगी तो क्या ये एक तरह से आवेशित चाल गति करने लग गए क्या? और किस में गति कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में जब भी आवेश गति करता है तो क्या उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है कि नहीं लगता? कोई डाउट इसके अंदर? तो यानी कि इन इलेक्ट्रॉन पे चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल की दिशा निकालने का तरीका क्या बताया था, v क्रॉस बी। v की तरफ हाथ को रखा, b की तरफ घुमाया, प्लस होता तो ऊपर जाता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नीचे, तो प्लस वाला तो कहां चला गया अपने पास, ऊपर, और माइनस वाला नीचे। क्या ये प्लस और माइनस में अगर अपन देखें तो इस कारण क्या एक विद्युत क्षेत्र आएगा क्या, प्लस से माइनस की ओर? अरे बेटा कोई डाउट?
जब विद्युत क्षेत्र आ गया तो क्या विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर आएगा कि नहीं आएगा? उसी विभवांतर को अपन क्या बोल देते हैं? गतिमान ईएमएफ। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट? यानी मुझे कभी इन फ्यूचर में गतिमान ईएमएफ में अगर देखना है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जब भी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक v चाल से गति कर रहा होगा, चालक की लंबाई अपन कितनी मान लेते हैं? l, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई आप इस चालक को हटाओ और इसकी जगह, इस चालक की जगह एक बैटरी बना लो अपने। तो यानी एक चालक किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बैटरी की तरह, जिस बैटरी का E बराबर कितना निकल के आएगा? BVL। ये मैंने अभी डिराइव करके बताया भी था। समझ में आती है बात? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? यानी एक गतिमान चालक चुंबकीय क्षेत्र में एक बैटरी की तरह कार्य करता है, जिसका ईएमएफ कितना निकल के आता है? BVL। मतलब आप उस चालक को हटा के उसकी जगह क्या लगा सकते हो? BVL। और इसमें एक और अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जो लंबाई है ना, अगर मान लो सीधा चालक हुआ जब तो लंबाई में L लगा देंगे, और कुछ और हुआ तो इसमें तुल्य लंबाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी मान लो कभी आड़ी टेढ़ी शेप की हुई, एल शेप हुई, वृत्तीय हुई, तो मैं सीधे सीधे क्या लगा दूंगा? तुल्य लंबाई। कोई डाउट? तुल्य लंबाई याद है? IL क्रॉस V में बताया था, बार मैग्नेट में भी बताया था। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना लिख लो एक बार के लिए, ये तुल्य लंबाई वाला पॉइंट अपन नोट बना के लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। तो अभी के लिए तो बस इतना लिखो। एक बार इतना लिखो, फिर है ना पर कुछ नोट्स और लिखने अपने को। लिखो जरा इतना, ठीक है, मैं नोट्स लिखता हूं। बेटा इतना लिखा ये? बेटा शुरू करूं पॉइंट्स? ये लिख लिए पक्का? किसी के लिए रुकना तो नहीं? इसके बाद नोट्स में देखो, पहला पॉइंट समझना, पहले समझ लो फिर लिख लेना। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अगर हमारे पास E इंड्यूस बराबर जो BVL लिखा था, उसमें जो V है वो हमेशा L के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो मान लो कभी V एंगल पे आ गया, ये लंबाई है, तो एंगल पे अगर आ गया तो V के दो घटक ले लूंगा। ये क्या आएगा? V cos थीटा। ये क्या आएगा?
क्या ये किसी काम का है क्या? नहीं। तो ये जो v cos थीटा है ये तो गलत हो जाएगा और केवल ये काम आएगा। यानी ऐसे केस के अंदर यदि हमसे E का परिमाण पूछा जाता है तो हम लिखेंगे बी वी साइन थीटा इंटू एल। कोई भी डाउट है इसके अंदर? पक्का? श्योर? दूसरा पॉइंट जो अपना निकल के आएगा बेटा, मैं यही लिख देता हूं साथ में, एक सेकेंड। दूसरा जो नोट है वो ये है कि भाई अगर अपने को कभी भी गतिमान ईएमएफ चाहिए तो अपन लिख सकते हैं गतिमान ईएमएफ के सूत्र में तुल्य लंबाई का प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखोगे। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ये लिख लो फटाफट से, इतना लिख लो, फिर अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखेंगे कि गतिमान ईएमएफ के एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करो लेकिन पहले। देखो जरा, सुनना प्लीज अब, है ना। तो अपने को 4 एग्जाम्पल है, चारों में अपने को ये बताना है कि ए और बी के बीच में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा गति के कारण, यानी गतिमान ईएमएफ ए और बी बिंदु के बीच में। हमने कहा कि भाई क्योंकि एल शेप्ड रॉड है तो हम सीधे सीधे इनके बीच में क्या तुल्य लंबाई ले सकते हैं। जो तुल्य लंबाई लेनी चाहिए वो कितनी आ जाएगी? √2L। इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक, तो यानी यहाँ की लंबाई आ गई √2L। चाल अपने पास ऑलरेडी कितनी है? V। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? अच्छा यहाँ नहीं दिया है, चुंबकीय क्षेत्र अपन B मान के चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो E का जो परिमाण आना चाहिए, यानी मैं इसी को क्या ऐसी एक बैटरी बना सकता हूँ क्या? अच्छा, दिशा के लिए क्या करेंगे? V क्रॉस B, ये वाला क्या बनेगा? प्लस, और दूसरा वाला क्या बनेगा? माइनस। तो ये जो E बनेगा ये बन जाएगा BV √2L। बेटा कोई भी डाउट इसमें? ये हटा देता हूं एक बार को। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इसको यहां ले आते हैं साइड में। ये हो गया एक पार्ट, एक तरह का क्वेश्चन। अब इसमें जैसे ये एल शेप की रॉड है, हो सकता है कोई आई शेप की रॉड हो, कोई और शेप की रॉड हो। आप तो ए और बी को सीधी एक रेखा से जोड़ो, तुल्य लंबाई निकालो और BVL की जगह L तुल्य डाल दो। इसको ध्यान से सुनना, इसमें भी मैं इससे पहले ये वाला पार्ट उठा रहा हूं, दूसरा वाला, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके अंदर भी सीधे सीधे तुल्य लंबाई यहां से यहां तक जाएगी। ये अपन ने अर्धवृत्त ले लिया 2r त्रिज्या का, फिर अर्धवृत्त ले लिया r त्रिज्या का, कोई दिक्कत, और V से जा रहा था। तो ये तुल्य लंबाई यदि मैं लेता हूं बिल्कुल, तो V से जाएगा और ये तुल्य लंबाई कितनी आ जाएगी? 6r। V क्रॉस B, यानी इसको अगर अपन चाहें तो क्या इस तरह की बैटरी बना सकते हैं? कोई दिक्कत? BV इंटू, कोई डाउट इसके अंदर? ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको बोल देते अपन क्वेश्चन नंबर 1, यहां लिखा हुआ भी है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? पक्का? बढ़े आगे। अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो, इनमें पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी के बीच में बात कर रहा हूं। अगर ए और बी की तुल्य लंबाई निकालता हूं, क्या ये 2 अर्धवृत्त का संयोजन है क्या? भाई पूरा वृत्त था, तो मैं कह रहा हूं ये अर्धवृत्त है तो इसकी लंबाई ऐसे, और ये भी एक अर्धवृत्त है तो इसकी लंबाई ऐसे। कोई डाउट? ये हटा देते हैं अपन, ये r त्रिज्या है, ये अपने को पता ही है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर अपन देखें तो V क्रॉस B जब लगाएंगे तो देखो V की तरफ हाथ को रखेंगे, B की तरफ घुमाएंगे, तो कहां लगना चाहिए? इस तरफ। क्या यहां पर B मतलब V और L एक तरीके से क्या समांतर हो गए क्या?
हमने कहा था V और L को क्या होना पड़ेगा, लंबवत। तो क्या यहां पर कोई भी EMF उत्पन्न होगा क्या? तो क्या यहाँ पे सीधे सीधे EAB क्या बोल सकते हैं, 0। और उसका कारण क्या हुआ कि V वेक्टर समांतर, नोट नंबर 1 में लिखवाया था कि V सदिश यहां समांतर है किसके, L के, L सदिश के। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट? पक्का? तो हमेशा गतिमान अगर चालक है तो जरूरी नहीं है कि उसमें विभवांतर हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ अपने को ये गिवन है कि नहीं कि भाई V जो है वो लंबवत हो कि ना हो। तो अपन ने 2 नोट लिखे थे, एक तो अपन ने लिखा था यही वाला कि V लंबवत होना चाहिए, उस पर 3rd क्वेश्चन हो गया, और ये दोनों किस पे थे, तुल्य लंबाई पे। कोई भी डाउट? ठीक है, अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। इसमें यदि देखें तो फिर से अगर देखेंगे, क्या इस अर्धवृत्त का ये और इस अर्धवृत्त का ये बनेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो यहां पर फिर से अगर इस अर्धवृत्त की बात करें तो ये वाले अर्धवृत्त के लिए लंबाई ऐसे और वेग भी ऐसे, तो इफेक्टिवली कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे इसके लिए भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर भी अगर बात करेंगे, किन दोनों के लिए बात करें, इन दोनों के लिए, तो कितना आता, 0। हमें लेकिन जबकि यहाँ पे A और B कहाँ दिया है, यहां और यहां, तो यहां और यहां दिया है, तो क्या मुझे ऐसे और ऐसे लंबाई बनानी चाहिए क्या? ये तो हटा दूं, 1 मिनट। अभी समझ में आ रहा है कि A और B के बीच में चाहिए, तो ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त माना, इस अर्धवृत्त की तुल्य लंबाई, इस अर्धवृत्त की तुल्य लंबाई। कोई दिक्कत? सुनते जाना बेटा एक बार। V क्रॉस B, यानी ये वाला क्या प्लस, सॉरी ये वाला क्या प्लस और ये वाला माइनस, ये वाला क्या प्लस और ये वाला माइनस। कोई डाउट? मतलब मैं इसी को दोबारा बनाना चाहूं बैटरी की तरह, क्या ये दो ऐसे बैटरियां बनेंगी? ये दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए, कॉमन है A, ऐसे B बिंदु भी क्या है, कॉमन। क्या यही A और B था अपने पास बेटा? कोई डाउट इसमें? और दोनों की ही वैल्यू जो आएगी, क्या वो BV इंटू 2R और BV इंटू 2R, सही है। अब क्या ये A और B बिंदु के बीच में दो समांतर क्रम में सेल जुड़े हुए हैं, समांतर में तुल्य लंबाई जब एक समान सेल होते तो E के बराबर हो जाता है भाई। N सेल एक जैसे अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे, विद्युत धारा में बढ़ाता, तो तुल्य लंबाई क्या आता था, E। तो यहां पे तुल्य लंबाई E बराबर कितना आ जाएगा, BV इंटू कितना। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत बेटा किसी को भी? समझे? तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य लंबाई लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? अगर इस पूरे लूप में बोलता, इस पूरे लूप में कितना आएगा, तो मैं B से A तक जाता तो प्लस E, भाई इसको मैं E बोल दे रहा हूं अपनी सहूलियत के लिए, तो B से A गया तो प्लस E, फिर A से B गया तो माइनस B, तो नेट कितना आ जाता, 0। तो अगर मुझसे बोल देता, पूछा नहीं है वैसे ही कह देता हूं, अगर बोल देता पूरे लूप में कितना आएगा, तो मैं क्या बोलता, 0। कोई डाउट? अरे बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, इस तरफ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप एक बार कॉपी कर लो अब ये पूरा, मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूं, फिर इसको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे गतिमान ईएमएफ के और एग्जांपल के साथ। ठीक है, थैंक यू।